चलो सबको आ गया समझ में? ठीक। चलिए सब लोग देखिए बेटा, अब इसी में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर लाइट रे, बेटा बातें ना करो, अभी तक क्या था, लाइट रे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही थी ये। अब अगर लाइट ही ऐसे आ रही हो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा हो, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या बनेगा, और लाइट सीधी निकल जाएगी इस तरह से। बात समझ आ गई? तो ये उसी में केस 3 हो गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। इसमें कुछ नहीं है, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। नहीं समझे? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा। अब इसी में देखो, आपको कहीं पे भी ये चीज हो सकती है, बेटा बोर्ड पर लिखना। अभी तो ये सरफेस है एस एस डैश, ठीक है। अगर सरफेस ऐसे हो एस एस डैश, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है, लाइट ऐसे आ रही है, यहां बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हाँ जीरो। 90 मत बोलना, भविष्य में काम आएगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है ना कि 90, क्योंकि नॉर्मल भी तो ऐसे ही है, ये लाइट सीधी ही निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हाँ ये अनडेविएटेड जाएगी। तो ध्यान रखना जब पूछे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का 90 मत बोल देना यहाँ पे, ठीक ना। फिर लिखिए इसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या था, आप लोगों ने देखा कि पहले वाले डायग्राम में लाइट की स्पीड चेंज हुई थी। एयर में स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁸ से 2 × 10⁸ हो गई थी। स्पीड कम हुई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, स्पीड ज्यादा हुई थी तो नॉर्मल से अवे बेंड हुई। तो दोनों ही केसेस में स्पीड में चेंज आया था ओजस्वी भैया, दोनों ही केस में किसमें चेंज आया था, स्पीड में चेंज आया था। तो क्या है, कॉज लिखो, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। Change in the speed of light, change in the speed of light on going from one medium to another is the cause of refraction. Change in the speed of light on going from one medium to another. ठीक है, स्पीड में चेंज आ गया। कोई समस्या? कोई समस्या? आगे देखो भैया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी देखो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। एक ही प्लेन मतलब ऐसे प्लेन, समझते हो ना, ये दीवार एक प्लेन समझ लो। तो लाइट आई ऐसे, गई ऐसे, नॉर्मल भी ऐसे, सब कुछ इसी बोर्ड पे तो हो रहा है, कहीं बाहर तो। इसे हम कहें कि बेटा नमान उधर देखो, जैसे ये लाइट आई हाथ से चिपकते हुए और हाथ से चिपकते हुए चली गई, तो ये एक ही प्लेन पे काम हो रहा है, और नॉर्मल भी यही है हाथ। लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रही होती, ऐसे आती और ऐसे चली आती, तो फिर ये एक प्लेन ना होता। समझ में आएगा? ऐसे आई, हाथ से चिपकते हुए, हाथ से चिपकते हुए चली गई। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे, समझ गए? देखो, the incident ray, the refracted ray and the normal
the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence. At the point of incidence, lie in the same plane. Lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray, and the normal point of incidence पे एक ही प्लेन पे होती है. बात समझ में आ रही है? दूसरा है ये, दूसरा वाला समझो. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सही है. अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, लाइट जो है ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है. फर्स्ट मीडियम से आ रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है. ठीक है. तो सेकेंड मीडियम में बेटा सही समझिएगा, सेकेंड मीडियम में लाइट कितना रिफ्रैक्ट की. मैं सेकेंड मीडियम में सही समझिएगा, ये लाइट आई, ये रिफ्रैक्ट की. सही है. अब फिर से देखो, ये लाइट आई, ये रिफ्रैक्ट की. किस केस में रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है? सेकेंड वाले केस में रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? लाइट की बेंडिंग इस केस में ज्यादा हो रही है. इसका मतलब ये वो केस है जब सेकेंड मीडियम ज्यादा डेंस है. बात समझ आ रही है? इस वाले केस में सेकेंड मीडियम उतना डेंस नहीं है जितना यहाँ डेंस ज्यादा है. क्योंकि इस मीडियम की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए लाइट जो है ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है. और लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है, किसमें ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, किसमें कम, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक टर्म होता है, किसी भी मीडियम पे डिपेंड करता है, किसी भी मीडियम का कांस्टेंट जो मीडियम पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. भाई इंडेक्स जो रिफ्रैक्शन नापे, रिफ्रैक्शन नापने के कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किसी मीडियम का, उतना ही ज्यादा लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्ट की. तो बताओ किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस वाले का कि इस वाले का? इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. वो जितना भी होगा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो इसी से रिलेटेड है ये वाला दूसरा वाला लॉ. क्या है दूसरा लॉ? सही समझिएगा सब लोग. बेटा इधर देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया. मतलब इन दोनों पेयर ऑफ मीडियास के लिए साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा? रेशियो कांस्टेंट रहेगा. आर और आई बदल सकते हैं, लेकिन इनका रेशियो क्या रहेगा? और उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये वाला मीडियम विद रिस्पेक्ट टू पहला वाला मीडियम. सेकेंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये सेकेंड लॉ. देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is constant for a pair of given media, is constant for the pair of given media. Is constant for the pair of given media. Is constant for the pair of given media. अब ये लिख दो उसके नीचे, sin i by sin r is equal to n. 1 and 2 इसका भी महत्व समझा रहे हैं. उसमें पानी है क्या? जूठे जूठे गरम है.
देख लिया सबने? अच्छा, ये जो n है ये म्यू भी होता है, n को ही म्यू भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी है, वो भी है। आगे समझ में? ये है स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगर आपसे स्नेल्स लॉ पूछा गया तो यही बता देना, ठीक है? हाँ, दोनों ही स्नेल्स लॉ। अगर डिफाइन स्नेल्स लॉ बोले पर्टिकुलरली तो ये लिख देना। लॉज रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज ही स्नेल्स लॉ। अगर डेफिनेशन बोले सिर्फ स्नेल्स लॉ की तो ये लिखोगे। चलो फिलहाल देखो, इसके बाद इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन पहला, रिफ्रैक्शन की वजह से इन चीजों में क्या बदलाव आता है। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन, पहला लिखो स्पीड ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, अभी आपने देखा था रिफ्रैक्शन होने से लाइट की स्पीड में चेंज होता है। अगर लाइट रेयरर मीडियम से कहाँ गई थी, डेंसर में, तो स्पीड कम हुई थी, उसकी स्पीड क्या हुई थी, कम हुई थी। अगर लाइट डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयरर मीडियम में जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हुई थी। इसी वजह से तो रिफ्रैक्शन हुआ था। तो ये हो गया पहली चीज, स्पीड में ये लिखना। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इंटेंसिटी कम होगी, और सेम चीज डेंसर से रेयरर में जा रही है, स्पीड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से तीसरा समझ लेना पहले, वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। अब वेवलेंथ को समझने के लिए आप लोग सब लोग एक मिनट बोर्ड पर देखो। ये फॉर्मूला 9th क्लास में हुआ करता था, अगर याद हो, V = F लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। सुना ना मेरी बात? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा तो वेवलेंथ ज्यादा, या उल्टा क्या है, और अगर वेलोसिटी कम तो वेवलेंथ भी कम। इसका मतलब रेयरर से डेंसर जाने में स्पीड क्या हुई थी, तो वेवलेंथ भी क्या हुई थी, ठीक है ना। तो रेयरर से डेंसर में वेवलेंथ डिक्रीज की, और उल्टा कर लो, डेंसर से रेयरर जाते समय वेवलेंथ, स्पीड के हिसाब से सोचना। समझ आई मेरी बात? आखिरी चीज, और 1 मिनट और बोर्ड पर देख लो, चौथी चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन्स सेम। हाँ, रिफ्रैक्शन के समय एक ही चीज है अनमोल भैया जो चेंज नहीं होगी, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सुन रहे हो, ऐसे सुन रही है? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर एक लाइट आ रही है और सरफेस से टकरा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा तब तक जब तक सोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही? तो ये सारा का सारा चलेगा। आगे सबको समझ में